टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं कुछ प्रश्नों को जो सक्षमता परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये सभी जो प्रश्न हैं क्लास 3 से 5 और 6 to 8 यानी कि 6 से 8 के पर्यावरण और विज्ञान पर आधारित हैं। इसके पहले इसमें 200 प्रश्नों को इसमें अपलोड किया जा चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। और अब यहाँ से हम जो प्रश्न देखेंगे यानी कि वो हैं 202 से इसका जो ये क्रमांक शुरू हो रहा है और इसमें कुल हम 1000 प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। यानी कि इसके बाद विभिन्न वीडियो में यानी कि अलग अलग वीडियो में कुल 1000 प्रश्न हमारे पास हैं और उन सभी प्रश्नों को हम अलग अलग वीडियो में अपलोड करेंगे। इसके पहले 200 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। हालाँकि सक्षमता परीक्षा का अभी सिलेबस तय नहीं हुआ है और तिथि भी जारी नहीं हुई है, लेकिन आखिर परीक्षा तो परीक्षा ही होती है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। और ये सभी जो प्रश्न हैं हमारे बिहार विद्यालय में जो सिलेबस के तौर पे पढ़ाए जा रहे हैं उससे संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि इनमें से किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ये आवाज़ की आवृत्ति से संबंधित हैं और हम जानते हैं कि जिस जो ध्वनि की जो आवृत्ति जितनी अधिक होती है वो आवाज़ उतनी ही ज़्यादा तेज़ सुनाई देती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें से किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है। ऑप्शन है छोटी बच्ची की, छोटे बालक की, महिला की या फिर पुरुष की। तो इसमें सबसे जो अधिक आवृत्ति होती है यानी कि छोटे बच्चों की जो बच्ची की जो आवाज़ की आवृत्ति होती है ये यानी कि उनका जो इंटेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है और इसका सही जवाब है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं पराश्रव्य ध्वनि। और यानी कि उससे कम 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि की आवाज़ को हम मनुष्य जो है कि सुन नहीं सकता है। इस तरीके से इसका ये जवाब है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि और इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है। यानी कि किसी भी ध्वनि के सुनाई देने का कारण क्या है। और इसका सही जवाब है यानी कि अगर कोई भी ध्वनि सुनाई देती है इसका कारण है कि उसमें कंपन होता है और इस तरीके से हम उस ध्वनि को सुन पाते हैं। और इसका नेक्स्ट है कि मानव के कानों के लिए श्रव्यता का प्रास कितना है। श्रव्यता का जो रेंज है कितना है मानव कान के लिए। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए मनुष्य जो है कि किस आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकता है। तो देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को मनुष्य का कान सुन सकता है। यानी कि मानव की जो श्रव्यता का प्रास है वो इतना है। अब इसमें देखिए 3 प्रकार की जो ध्वनि तरंगे होती हैं। पहले को कहते हैं यानी कि जो इंफ्रासोनिक होती हैं जिसको अवश्रय तरंगे कहते हैं। दूसरा श्रव्य तरंग होता है जो ऑडिएबल होता है। और तीसरा जो होता है पराश्रव्य तरंग जो अल्ट्रासोनिक होती हैं। तो पहला जो देखिए जो अवश्रय तरंगे होती हैं यानी कि जो इंफ्रासोनिक जो तरंगे हैं उसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। यानी कि मनुष्य का कान इसे नहीं सुन सकता है। दूसरा जो श्रव्य तरंग है यानी कि जिसके लिए ये पूछा गया है तो ये जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के और वो 20,000 हर्ट्ज होता है इसकी आवृत्ति जो होती है। और मनुष्य जो है कि इस ध्वनि को यानी कि इस रेंज की ध्वनि को हम यानी कि मनुष्य उसे सुन सकता है। और इसके बाद से जो तीसरा जो रेंज होता है यानी कि 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की जो ध्वनि है यानी कि इसके बाद जो ध्वनि है उसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। और उसे जो है कि कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ जैसे जो जानवर हैं वो उनको सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता का जो प्रास है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज होती हैं। यानी कि इस आवृत्ति के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। और यहाँ पर देखिए दूसरा है अवश्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। अवश्रव्य जो ध्वनि तरंगे होती हैं उसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। यानी इसका ऑप्शन भी इसमें ए होगा। यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, वो इंफ्रासोनिक जो है कि वो होती हैं। और नेक्स्ट है कि कंपन आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है। कंपन आयाम उसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए इसको मीटर इसका मात्रक होता है। और इसका नेक्स्ट है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है। आवृत्ति यानी कि आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। और इसका सही जवाब है यानी कि देखिए ये आवृत्ति का मात्रक है जैसे प्रति सेकंड और इसको फ्रेक्शनल यानी कि अन्य जो मात्रक हैं इस तरीके से ये सभी इसके लिए सही जवाब हैं। 209 प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो किस कारक में निर्भर करती हैं। तो आयाम पे निर्भर करती हैं। और नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसे होती है। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं।
यानी कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। जबकि देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे, तो जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, जबकि ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य होती हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य पर पराश्रव्य तरंगों का क्या प्रभाव होता है। मनुष्य पर पराश्रव्य तरंगों का प्रभाव क्या होता है। तो पराश्रव्य तरंगे अभी हमने बताया कि जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं जिसका जो आवृत्ति होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, और पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है, यानी कि मनुष्य पर प्रभाव यही होगा कि उसको नहीं सुनी जा सकती हैं, यानी कि पराश्रव्य तरंगों को। और इसका नेक्स्ट है कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं। तो देखिए उसमें है कि जो शिकार वाले जो प्राणी हैं या जो परभक्षी प्राणी हैं वो उसमें रास्ते में आने वाले बाधाओं को पता लगाने के लिए वो किस घटना का प्रयोग करते हैं। तो उसमें ये प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं, और इस तरीके से उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता उनको लग जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पराश्रव्य तरंगे हैं, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उसको कुत्ता, बिल्ली या चमगादड़ ही सुन सकते हैं, और वो एक प्रकार का अल्ट्रासोनिक वेव निकालते हैं जो रास्ते की जो बाधाएं होती हैं उससे टकरा करके और वापस आती हैं प्रतिध्वनि, और आसानी से वो उनको पता लग जाता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि चंद्रमा पर धरातल से दूर क्यों विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर क्यों विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, और इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति है, और इस कारण से वहाँ पर चंद्रमा पर धरातल से जो दूर विस्फोट कोई होता है तो वो सुनाई नहीं पड़ता है। और देखिए इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है या क्या संकेत करता है। तो इससे यह संकेत मिलता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का संकेत होता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। विद्युत धारा के चूँकि रासायनिक प्रभाव होते हैं, चुंबकीय प्रभाव भी होता है और ऊष्मीय प्रभाव भी होता है, तो आखिर किस प्रभाव का उपयोग करके विद्युत बल्ब में उसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में उसके ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है, और इसके कारण बल्ब जलता है और प्रकाश देता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब है, यानी कि इसके लिए क्रोमियम का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। ये नेक्स्ट प्रश्न है, और सही जवाब इसका है टीन। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन सा है, देख सकते हैं लकड़ी, तो ये कुचालक होगा। इस तरह से देखिएगा ऑप्शन में और भी चीज़ें हैं, यानी कि जो पीतल हैं वो विद्युत धारा का सुचालक हैं, बाकी कागज़ और रबड़ ये सभी विद्युत के कुचालक हैं, जबकि ये सुचालक हैं। नेक्स्ट है कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को जो चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो इसका सही जवाब है वहाँ भी क्रोमियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है। कौन सा घोल जो होता है वो विद्युत का सुचालक का काम करता है, यानी कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हैं। और सही जवाब है नींबू के रस का जो घोल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और नेक्स्ट है कि विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है, इसका ये नेक्स्ट प्रश्न है। तो देखिए विद्युत धारा जो है वो ऊष्मीय प्रभाव को भी करता है, रासायनिक प्रभाव भी और चुंबकीय प्रभाव, यानी कि ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक तीनों ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है इसके लिए। इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है। विद्युत का कुचालक कौन सा है ये बताना है आपको। तो इसमें देख लीजिएगा जो अशुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक है, बाकी पारा, सिरका और ये नमक का जो नमकीन विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक का काम करता है। और नेक्स्ट है कि क्लिनिकल जो थर्मामीटर हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर के तापमान रीडिंग की रेंज कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो क्लिनिकल यानी कि जो डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उसका जो रीडिंग रेंज होता है वो 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और अगला प्रश्न है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों काम करता है। तो इसका सीधा सा जवाब आप समझ सकते हैं कि इसका सही जवाब है कि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगे, इसके लिए बिजली के जो मिस्त्री होते हैं वो हाथ में रबड़ के दस्ताने यूज करते हैं। और देखिए यहाँ से अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से फिर है 225वां प्रश्न है कि लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। ये नेक्स्ट प्रश्न है कि जब लोहे का कोई पुल है और उसमें जंग ना लगे इसके लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है।
इसका सही जवाब है यानी कि जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है। आप जानते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम जिंक का ही लेपन करते हैं और जिसे जस्टीकरण कहते हैं या जिसे गैल्वेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि देखिए लोहे पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे यशद लेपन भी कहते हैं, जस्टीकरण भी कहते हैं और गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक कौन है? देख सकते हैं आप, ये जो एल्युमिनियम है, ये तांबा है और लोहा है, ये तो सभी विद्युत के सुचालक होंगे क्योंकि धातु हैं। तो विद्युत का कुचालक इसमें से कौन होगा? तो इसमें डी जो ऑप्शन है यानी कि एबोनाइट जो है वो विद्युत का कुचालक होगा। नेक्स्ट है कि वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? तो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि जिन पदार्थ से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। और इसमें जो धातुओं में जो चांदी जो होता है वो विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा में आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं विद्युत धारा को, वो क्या कहलाते हैं? तो विद्युत के कुचालक होते हैं, जो आसानी से विद्युत का कुचालक नहीं होता है, यानी कि जो विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं करते थे। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश, ये 229वां प्रश्न है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए आवेश जो होते हैं वो आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। और जो धन आवेश यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 2 आवेश जो होते हैं यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। आवेशों के संबंध में और भी बातें हैं कि देखिए जो 2 आवेश होते हैं यानी कि जब समान आवेश मिलते हैं तो वे एक दूसरे को दूर हटाते हैं, यानी कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ये प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है जिसको रिपल्शन कहते हैं। और जब 2 अपोजिट जो ये मिलते हैं यानी कि जब 2 अपोजिट आवेश मिलते हैं यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि जब ये आवेश मिलेंगे तो दोनों ही अपोजिट आवेशों में यानी कि जो विपरीत आवेश होते हैं उसमें आकर्षण का गुण पाया जाता है, जबकि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, आवेश के मात्रक को कूलाम कहते हैं। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ये बताना है कि जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? और इसका सही जवाब है कि उस पर यानी कि उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट है कि भूकंपी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? जो भूकंप के जो तरंग होते हैं, भूकंपी जो तरंग होते हैं उसको किस यंत्र के द्वारा अभिलेखित करते हैं, यानी कि उसको मापा जाता है? और इसका सही जवाब है कि उसको भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा उसको मापा जाता है। विपरीत आवेशों के बीच, देखिए अभी आ गया कि विपरीत आवेशों के बीच होता है, तो विपरीत जब आवेश होंगे यानी कि एक प्लस और एक माइनस या एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, जबकि जो समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और इसका नेक्स्ट है कि आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? यानी कि आकाश से जो बिजली गिरने की जो घटना होती है जिसको आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है कि उसके तड़ित्र कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि तड़ित्र यानी कि बिजली का जो गिरना होता है उससे सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? नेक्स्ट प्रश्न है, तो बिजली के गिरने से बचने के लिए यानी कि तड़ित्र से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? कि खुली जगह हमें घुटनों के बल सिमटकर सिर को हाथ से ढक करके बैठ जाना चाहिए, ये उसके लिए तरीका है। और नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये 235वां प्रश्न है। भूकंप की जो तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर स्केल से मापते हैं, यानी कि उसको रिक्टर पैमाना कहा जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? और इसका सही जवाब है कि तांबे की छड़ को आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये 34 प्रश्न इस वीडियो में हैं। इसके बाद इसके बाकी के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, बहुत जल्द ही आएंगे। आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाकी के सभी वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं।